हो गया? ठीक, तो ये क्या है, डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन। पीछे पीछे लिख रहा है, इसीलिए इसे अनुलेखन कहते हैं। अनु मतलब पीछे पीछे, ये बताओ, ये पीछे पीछे लिखता हुआ चला गया ना इसकी कहानी को, इसलिए इसे अनुलेखन कहते हैं। ठीक, तो क्या क्या चीजें होती है, एक होता है सिग्मा फैक्टर, दूसरा क्या होता है आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, एंजाइम होता है। और उसके बाद अगला क्या आता है, रो फैक्टर। रो को ऐसे ही बनाते हैं, RHO, यही लिखा जाता है इसको, रो। ठीक, तो वो क्या हो गया, रो फैक्टर। वो क्या कर देगा, बंद कर देगा, बस ट्रांसक्रिप्शन हो गया, अभी नहीं होना है, अभी और आरएनए नहीं बनाना है। ठीक, तो ये पूरी प्रोसीजर आ गई होगी समझ में। तो अब आरएनए जब बन गया तो उस आरएनए को कब बनने देना है, कब नहीं बनने देना, और एक मिनट, हाँ दोबारा बना लेंगे इसको। ठीक, यानी कि अब जो ये डीएनए था, इस डीएनए के ऊपर ये जो आरएनए बन के निकला है, इस आरएनए को बनने देना है या नहीं बनने देना है, उसके लिए डीएनए में आसपास यहाँ जीन होती हैं। इन जीनों को ही नियमनकारी जीन या नियमनकारी अनुक्रम कहते हैं। इसको बनने देना है या नहीं बनने देना है, या अब इसको स्टॉप कर देना है, क्या करना है, वो क्या होगा, नियमनकारी अनुक्रम यहाँ होते हैं। और इसको काम करवाने के लिए जो प्रोटीन यहाँ से आकर के जुड़ेगी उसको नियमनकारी प्रोटीन कहते हैं। और इस प्रोसेस को डीएनए प्रोटीन की पारस्परिक क्रिया कहते हैं, डीएनए बाइंडिंग ऑफ द प्रोटीन एंड डीएनए। क्लियर हो गई बात? अब उसके बाद आगे पढ़ते हैं। ये तो अब हमें इतना समझ में आ गया होगा। तो इन फैक्टर्स को, इसीलिए नियमनकारी प्रोटीन को ही ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कहते हैं। ठीक है, जब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जीन अभिव्यक्ति को सक्रिय कर देते हैं या फिर दमित कर देते हैं, या तो प्रोटीन को, या तो सिस्टम को बढ़ा देंगे या कम कर देंगे। और इस पूरे सिस्टम को, डीएनए के इस पूरे ग्रुप को क्या कहते हैं हम, ओपेरॉन। ठीक है ना। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना में उपस्थित बड़े खांच इस क्रिया को संपन्न करते हैं। बड़ी क्रिया का मतलब, बड़ी खांच क्या होती है भाई, देखो डीएनए है ना, ये ऐसे है, तो ये होती है छोटी खांच। खांच मतलब गड्ढा, छोटी खांच। और ये क्या हो गई, बड़ी खांच। यहीं पर आकर के प्रोटीन जो है वो ऐड होती है, फिर इसमें आएगी या इस तरह आएगी। ठीक है, तो बड़ी खांच पर ही आकर के ऐड होगी, छोटी पर नहीं होगी, ये बात याद रखना। ठीक है, रिजन तो करवा दिया, अभी मैम ने करवाया ना, रोशी मैम ने आकर कितनी बार रिजॉइन करेंगे, अब नहीं करेंगे रिजॉइन। ठीक है संतोषी, पढ़ लो तुम। इसके लिए डीएनए और प्रोटीन की संरचना और उसके विभिन्न लाक्षणिक गुण जो है वो उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो जीन नियमन की क्रिया के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोटीन होती है। क्यों? क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज, जितने भी एंजाइम होते हैं ना, उनके पीछे एज लगा हुआ होता है। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, डीएनए के बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को ला करके इकट्ठा करता चला जाएगा। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, डीएनए पॉलीमरेज, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि जीन नियमन से संबंधित प्रोटीन ज्यादातर स्थायी होती हैं, फोल्डेड होती हैं, और उन्हें क्या बोलते हैं, प्रोटीन मोटिफ, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं जो किसमें, बड़ी खांच में। यहाँ लिख देते हैं। डीएनए की बड़ी खांच से जुड़ती है। ठीक है, और जो ये नियमनकारी प्रोटीन है, इन नियमनकारी प्रोटीनों की खास बात क्या होती है, ये
जीन नियमन से संबंधित जो प्रोटीन है वो स्थायी, वलयित और अलग अलग संरूपों में पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी स्ट्रक्चर अलग अलग होगी। जैसे देखो डीएनए अगर सिंपल ऐसे है तो बोलेंगे 1 डिग्री, ठीक, अगर ऐसे घूमी हुई है तो उस प्रोटीन को कहते हैं 2 डिग्री। ठीक है, अगर ऐसे एक दूसरे से 3 डिग्री। ठीक है, और अगर ये बहुत ही ज्यादा ऐसे उलझी हुई है, किसी का किसी से कोई कनेक्शन नहीं, तो 4 डिग्री। इस तरीके से प्रोटीनों की कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, कहीं उलझी, जितना ज्यादा कॉइलिंग उतनी ज्यादा उसकी डिग्री बढ़ाते जाते हैं। कॉइलिंग मतलब होता है कुंडलन। ठीक, जितनी उलझी ज्यादा होगी उतनी उसकी कैटेगरी बढ़ती जाएगी। ठीक, अब बात करते हैं कि नियमनकारी प्रोटीन जो है ना उसके क्या होते हैं। एक तो ये स्थायी स्थायी होती है, दूसरी चीज जिसका विशेष अनुक्रम होगा, और विशेष अनुक्रम होने के साथ साथ क्या है, वलयित होती है, कॉइल्ड होंगी, है ना। हिल जाता सिस्टम। कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, स्थायी होता है, वलयित और विभिन्न संरचनात्मक रूप होते हैं। विभिन्न संरचनात्मक प्रतिरूप, और इन्हीं प्रतिरूपों को क्या कहते हैं, प्रोटीन मोटिफ। ठीक, अब ये प्रोटीन मोटिफ जो है वो क्या करेगा आगे, या प्रोटीन अनुकल्प कहते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन अनुकल्प या प्रोटीन मोटिफ डीएनए अणु के द्विकुंडलन के बड़े खांच से दृढ़ता से बंध जाते हैं, यानी बॉन्डिंग आसानी से तोड़ नहीं जा सकती, और इनके विभिन्न क्षेत्र अपने अपने अलग अलग कार्य को संपन्न कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार बंधने वाले प्रोटीन डीएनए बंधी अनुकल्प या डीएनए बाइंडिंग मोटिफ्स कहलाते हैं। मोटिफ को इंग्लिश में मोटिफ और हिंदी में अनुकल्प कह देते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं अनुकल्प। अनुकल्प या इसे बोलेंगे क्या, प्रोटीन मोटिफ। क्योंकि वो डीएनए से बंधे हुए हैं तो उसे बोलेंगे डीएनए बाइंडिंग, डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन मोटिव। ठीक, उसके बाद आता है कि डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स जो होती हैं उसके बारे में डिटेल से पढ़ें तो होता क्या है, वे प्रोटीन जो अनुलेखन के समय विशिष्ट डीएनए क्रमों के साथ बंधेंगे। ठीक है, और डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को, अनुलेखन की क्रिया को, अनुवादन नहीं बोल रहे हैं, अनुवादन जब आरएनए से प्रोटीन बनती है उसे कहते हैं। ठीक, तो जब डीएनए से आरएनए बन रहा है तो उसे अनुलेखन कहते हैं। अनुलेखन की क्रिया में जो नियमन वाली प्रोटीन होती हैं उन्हें जीन रेगुलेटरी प्रोटीन या जीन नियामक प्रोटीन बोलते हैं, और ये प्रोटीन जनरली युग्म बनाते हैं, पेयर में, जोड़े में रहते हैं, और फिर डीएनए के कुंडलन के साथ बंध जाते हैं। इसलिए डीएनए से बंधी हुई प्रोटीन के उस द्विलक को, द्विलक मतलब दो प्रोटीन एक साथ जुड़ी ना, तो उसे डाइमर कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, ये प्रोटीन डीएनए में निहित सूचनाओं को पढ़ती हैं और उसके बाद विशेष कार्यों में संलग्न हो जाती हैं। डीएनए में कौन सी सूचनाएं होंगी, यानी कि डीएनए में कौन से न्यूक्लियोटाइड में एडिनोसिन लिखा है, कहाँ ग्वानोसिन लिखा है, कहाँ थाइमिन लिखा है, वो सब जो है वो पढ़ा जाता है डीएनए में। ठीक, तो वही क्या है, उसकी सूचना है। जब डीएनए की निहित सूचनाओं को पढ़ती हैं और दोनों प्रोटीन जो है वो है ना, दो आपस में जुड़ जाती हैं, तो उसका दो प्रोटीन जुड़ने का फायदा ये होता है कि डीएनए का संपर्क भी दुगना हो जाता है। देखो, ये डीएनए है। ठीक है, ये डीएनए की बड़ी खांच है, यहीं पर तो आकर के जुड़ेगा।
अब जब यहाँ जुड़ेगा तो इसमें क्या होगा, 1 और 2, तो ये जुड़ भी कैसे जाएगी, फिर दुगनी जाए, एक यहाँ दुगनी 2 बार जुड़ गई, तो इस द्विलक को क्या बोलेंगे, डाइमर। क्या बोलेंगे उसे, डाइमर या द्विलक, बड़ा लिख देते हैं ना जिस समझ में आया, क्या कहेंगे, डाइमर कहते हैं उसको। अब ये जो डाइमर बनने की जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, डाइमराइजेशन यानी द्वितीयकरण। ठीक है, इस क्रिया में 2 भिन्न प्रकार के प्रोटीन हिस्सा ले सकते हैं। नियामक प्रोटीन जो है ना वही क्या है, द्विलक की तरह काम कर रही है ना, 2 बना रही है, तो उसे क्या बोलेंगे, द्विलक। तो द्विलक बनने की जो प्रक्रिया है उसे क्या बोलेंगे, डाइमराइजेशन। ठीक, और डाइमराइजेशन की जो प्रोसेस है वो डाइमराइजेशन की प्रोसेस क्या बोली जाएगी, फिर डीएनए में 2 जगह स्थान दे देगी। ठीक है, आसानी से बढ़ावा हो सकता है उसमें। तो आगे हम बात करते हैं कि डीएनए रेगुलेटरी सीक्वेंस जब सभी जीवों में पाए जाते हैं तो अनुलेखन है ना, वो जो अभी क्या हो रहा था, अनुलेखन हो रहा था। अनुलेखन का मतलब क्या होता है, डीएनए से आरएनए बन रहा है। ठीक है, तो अनुलेखन की क्रिया 3 चरणों में संपन्न होती है। ठीक है, जब शुरू होती है तो उसे कहते हैं इनिशिएशन, जब चलेगी तो उसे कहते हैं एलोंगेशन, और लास्ट में कहते हैं टर्मिनेशन, यानी समारंभन, श्रृंखलन और समापन, 3 चरण होते हैं। ठीक है, वो डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले क्या पढ़ना जरूरी है, प्रोटीन जो बड़ी खांच में जाकर के जुड़ गई है। ठीक है, लगभग अब तक ना 100 डीएनए नियामक अनुक्रम, यानी डीएनए में ऐसे 100 क्षेत्र ढूंढे जा सके हैं, 100 जगह ढूंढी जा चुकी हैं, जहां पर 100 जगह ऐसी ढूंढ चुके हैं हम, जहां पर यह है कि नियामक प्रोटीन आकर के जुड़ती है, रेगुलेटरी प्रोटीन जो है वो डीएनए से जाकर के ऐड हो जाती है। ठीक है, अब ऐसे अनुलेखन की क्रिया को शुरू करने के लिए, शुरू है ना, यानी कि कौन कौन से प्रोटीन जो है शुरू करवाते हैं, कौन कौन से खत्म करवाते हैं, उनका नाम लिखेंगे। ठीक है, तो टीएफ का मतलब होता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, इसे शॉर्ट में क्या लिखते हैं, टीएफ। ठीक है, तो जब अनुलेखन आरंभ होता है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है वो 3 चरणों में पूरी होती है, ये है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन की जो मेथड है वो 3 चरणों में पूरी होती है। पहला चरण जो है वो क्या है, समारंभन या आरंभन, कुछ भी लिखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। समारंभन यानी जब शुरुआत होगी, शुरुआत कब होगी, जब उसमें सिग्मा फैक्टर आएगा। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है ना, जनरली तो जब समारंभन होता है तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फर्स्ट, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थर्ड, इस तरीके से 3 फैक्टर्स चलते हैं। क्लियर हो गई बात। और जब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड होंगे जो स्टार्ट करवाएंगे, उसके बाद प्रोटीन आधारीय स्तर पर प्रमोटर जीन द्वारा ट्रांसक्रिप्शन शुरू करने में सक्षम हो जाती है। ठीक है, फिर उस जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड है, उसकी और भी पार्ट्स हैं, है ना, ए बी डी ई और पॉलीमरेज। ठीक है, इनमें से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी जो है वो केवल ऐसा प्रोटॉन है, वो ऐसा प्रोटीन है जो टाटा बॉक्स से जाकर के जुड़ता है। देखो भाई, अलग अलग का जुड़ने का अलग अलग हिसाब किताब है। ठीक है, जैसे ये डीएनए है ना, तो इसमें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है, वो डिपेंड करता है। अब सेकंड के भी फिर टाइप है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड ए या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड बी, सी, डी, ई, इस तरीके से 4-5 टाइप्स हैं उसके। एबीसीडी पूरी नहीं करनी है अपन को। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी जो है, ये
कौन सा? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड डी। इसकी खास बात है ये डीएनए में वहीं पर जाकर जुड़ेगा जहां पर डीएनए में सीक्वेंस टी ए यानी टी ए ये हो, यानी इसको बोल देते हैं, ये फैक्टर यहाँ पर जुड़ा मान लो, तो इस जगह का नाम दे देंगे हम टाटा बॉक्स। क्या कहेंगे? टाटा बॉक्स। ठीक है, कहीं पर भी ऐसे ही नहीं जुड़ जाएगा कोई सा भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ठीक है, इसके अलावा टाटा बॉक्स से संबंधित जो प्रोटीन होगी, है ना, उसका नाम है TBP यानी टाटा बॉक्स प्रोटीन। ठीक, जिसका नाम दूसरा क्या है? TF सेकेंड डी। ठीक, जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जीन के ट्रांसक्रिप्शन में यानी कि डीएनए से आरएनए बनने में काम आता है। ठीक है, बहुत सारे रेगुलेटरी प्रोटीन होते हैं जो अलग अलग न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों को इसलिए पहचानने में सक्षम हो जाते हैं क्योंकि वो डीएनए की द्विकुंडलिक जो संरचना है उससे जाके जुड़ते हैं। ठीक, और द्विकुंडलित संरचना में कहां पर जाके जुड़ेंगे? जो ग्रूव है, ग्रूव मतलब खांच, जो बड़ी खांच है वहीं पर जाकर के जुड़ेंगे। उसके बाद अगला आता है कि क्षार युग्मों के द्वारा आणविक संपर्क बनाएंगे और आणविक संपर्क बना के श्रृंखला का निर्माण होगा। आणविक संपर्क का मतलब क्या होता है भाई? डीएनए अपने आप में एक अणु है, आरएनए अपने आप में एक अणु है, तो डीएनए और अणुओं के बीच में आरएनए में एक संपर्क बना, टेम्परेरी। मैंने आपको बताया था ए और टी बॉन्ड नहीं कर बनाएंगे यहाँ पे परमानेंट। ठीक है, वो बनता जाएगा, उसके अकॉर्डिंग वो सामने आ गया फिर निकल गया, फिर सामने आ गया फिर निकल गया। अगर यहाँ ए है, डीएनए में यहाँ ए है, तो ऊपर क्या जाएगा? टी नहीं, क्या आएगा? यू। क्यों? क्योंकि हम आरएनए पढ़ रहे हैं, डीएनए नहीं पढ़ रहे। डीएनए से आरएनए बन रहा है, तो जहां जहां आरएनए में जैसे सीक्वेंस होंगे उसके अकॉर्डिंग डीएनए के सीक्वेंसेस सेट होते चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन उसके बाद डीएनए और आरएनए के बीच में, अच्छा एक बात और, ए और टी या नाइट्रोजिनस बेसेस जो है उनके बीच में क्या होता है? हाइड्रोजन बंध होता है। तो यहाँ पर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जो है वो न्यूक्लियोटाइड, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के साथ पेयरिंग नहीं करते हैं, लेकिन प्रोटीन, डीएनए के साथ डीएनए प्रोटीन पारस्परिक क्रिया करती है और हाइड्रोजन बंध या आयनिक बंध या जल विरागी, दो शब्द होते हैं। एक होता है हाइड्रोफिलिक और एक होता है हाइड्रोफोबिक। फोबिक मतलब, फोबिक वर्ड आया फोबिया से, फोबिया का मतलब होता है डर। ठीक, जिसको जिससे डर लगे उससे बोलेंगे, जैसे बुक फोबिया है, किसी किताबों से डर लगता है, ऐसा भी डर होता है। ठीक, तो हाइड्रोफोबिक मतलब, हाइड्रो मतलब जल, वाटर, तो जहां वाटर के अणुओं से बॉन्डिंग ना हो, जैसे ऑयल है ना, वसा, तेल वगैरह, लिपिड, उसके अणु जो है वो पानी के साथ बॉन्डिंग नहीं करते जल के अणुओं के साथ, तो उसे बोलेंगे हाइड्रोफोबिक टेंडेंसी। और अगर कर लेते तो उसे क्या बोलेंगे? हाइड्रोफिलिक यानी कि जल स्नेही। तो यहाँ पर कौन सी बन रही है? जल। हाइड्रोफिलिक मतलब होता है जल रागी, रागी मतलब स्नेहक, स्नेह करने वाला, घुलने वाला, पानी से बॉन्डिंग। और हाइड्रोफोबिक मतलब जल विरागी यानी कि जल से बॉन्डिंग नहीं कर रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड हो या आयनिक बॉन्ड हो। आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं? आयनिक बॉन्ड का मतलब ये जब आयंस बन जाते हैं, यानी कि कोई एक परमाणु जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन दान दे देगा और दूसरा परमाणु जो है वो अपने किसी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। जैसे NaCl है ना, Na है, 11 होते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, क्लोरीन 17 है तो एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो जो देता है उस पर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, जो लेगा उस पर हो गया नेगेटिव चार्ज। तो अब इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव डिफरेंट पोल की वजह से अट्रैक्शन होगा, तो उसे क्या बोलेंगे हम? आयनिक बॉन्ड। ठीक, तो इस तरीके से क्या बना? डीएनए और प्रोटीन के बीच में क्यों बना? क्योंकि डीएनए पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, याद रखना। डीएनए हमेशा
नेगेटिव चार्ज वाला होता है और प्रोटीन हमेशा पॉजिटिव चार्ज वाली होती है। इस पर धनावेश होता है और डीएनए पर ऋणावेश होता है। तो आयनिक स्थिति बन गई ना, तो इन दोनों के बीच में बंध बनेगा, इसीलिए आयनिक बंध बनता है, नहीं तो नहीं बनता। ठीक, कोई और बॉन्ड बन सकता था। अगर इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी होगी तो फिर तो कोवलेंट बॉन्ड वगैरह बनेंगे ना, तो वो तो अपना केमिस्ट्री का टॉपिक है, वो अपना नहीं है क्षेत्र, है ना। तो अपन अपने क्षेत्र की बात करते हैं, फिलहाल बॉटनी पढ़ रहे हैं तो, है ना। यानी कि क्षार युग्मन आपस में अच्छी तरह से बंध जाते हैं और प्रोटीन क्षारक स्पर्श तो कमजोर होता है, लेकिन 10-20 स्थान ऐसे होते हैं जहां पर डीएनए और प्रोटीन के बीच में मजबूत संबंध बन जाता है, मजबूत बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है, डीएनए के विशिष्ट अनुक्रम बंधी प्रोटीन जो है उनकी पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति को क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन, या कई बार पुनर्योजन, यानी कि जहां है वहां से क्या हो जाएंगे वो डिफरेंट टाइप की। क्या आरएनए पर क्या चार्ज होता है? नेगेटिव। आरएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है बेटा, ठीक है। क्यों होता है नेगेटिव चार्ज? क्योंकि आरएनए में डीएनए और आरएनए दोनों ही क्या है? न्यूक्लियोटाइड है ना, और न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या होगा? फॉस्फेट ग्रुप होगा। फॉस्फेट ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है? PO4-। तो दोनों ही नेगेटिव होते हैं, ठीक है। प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज वाली होती है। आगे समझ में? और भी कोई डाउट हो तो पूछ लिया करो, ठीक है। अच्छा लगता है डाउट्स आते हैं तो। तो डीएनए अगर विशिष्ट अनुक्रम बंधी प्रोटीन है ना, क्या है? पुनरावृत्ति कर रही है जैसे, तो उसे बोलेंगे रेप्लिकेशन। या टूट के दोबारा नए सिरे से बंध रही है तो उसे बोलते हैं पुनर्योजन। ठीक है, कट गया, बिल्कुल ही अलग हो गया, बाहर निकल गया, तो उसे बोलते हैं स्ट्रेन सीजर। स्ट्रेन सीजर मतलब तंतु कैंची। और डीएनए से आरएनए बनता है तो क्या होता है? अनुलेखन। इन सारी घटनाओं में यानी कि डीएनए से डीएनए की पुनरावृत्ति होगी तब, डीएनए से कोई खंड टूटेगा, बिखरेगा, अलग होगा, बदलाव आएगा, रिकॉम्बिनेशन होगा तब, या फिर तंतु कैंची क्या होता है? डीएनए जो है, देखो भाई कुछ चीजें हैं जो टर्म्स है जो समझनी है अपन को, ठीक है, अच्छे से समझ लेते। इसको मिटा दो। देखो डीएनए है, अगर डीएनए में कोई इसको यहां से ऐसे डायरेक्ट काटे, ऐसे तोड़ना हो, इसका कोई ये सेगमेंट हमें लेना है, ठीक, तो इसे हम क्या बोलते हैं? यहाँ जो काट के गई प्रोटीन, वो भी तो एक प्रोटीन थी। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। सभी एंजाइम जो है वो प्रोटीन होते हैं, क्योंकि प्रोटीन ही एंजाइम की तरह काम कर सकती है, बाकी कोई केमिकल नहीं कर सकता है, ठीक। तो इसको क्या बोलेंगे हम? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। सॉरी, उसका एक नाम होता है, आणविक कैंची या आणविक चाकू या जैविक कैंची। जैविक कैंची का नाम क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम, ठीक, यानी प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम, रासायनिक कैंची बोली जाती है। या फिर ये हो कि डीएनए से दूसरा डीएनए बन रहा है, अगर क्या हो रहा है? दूसरा डीएनए बन रहा है नया, तो उस प्रोसेस को तो क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन, यानी प्रतिकृतिकरण। या फिर कई बार क्या होता है, डीएनए के कुछ खंड जो है वो गलत जुड़ गए, उन्हें हटाना है, तो वो यहाँ से हटाए जाएंगे। हटाने के बाद उसकी जगह पे दूसरा आएगा, या हो सकता है यहाँ कोई क्षार हो, ऐसा यहाँ पर लिखा है ए, है ना, और यहाँ पर मान लो जी आ गया, तो इसको हटाया जाएगा यहाँ से जी, यहाँ इसकी जगह पर टी लाया जाएगा। समझ आ रही है बात? तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेशन, यानी पुनर्योजन। दोबारा से क्या हो गया? वो जुड़ गया। समझ आई बात?
उसके बाद आगे क्या है कि अब रिकॉम्बिनेशन हो गया, या फिर स्ट्रेन कैंची, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, पूरा उसे काट दिया गया होगा, समझ। दूसरा ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए बने। इन सब क्रियाओं में क्या होते हैं, विशेष प्रकार के एंजाइम्स चाहिए। वो एंजाइम्स का क्या होते हैं, विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है। तो इन सब प्रोटीनों को जुड़ने के लिए, इन सब एंजाइमों को जुड़ने के लिए डीएनए पर एक विशेष क्षेत्र होना चाहिए, वहीं पर तो आके जुड़ेगी। ऐसे कैसे काट देगी, जैसे आपने पढ़ा होगा जब बायोटेक्नोलॉजी का थोड़ा बहुत तो पता हो तो, नहीं तो बायोटेक्नोलॉजी आगे में पूरी कवर करवाएंगे, अपने यूनिट में है, इसी बुक में है। इसके अलावा 11th-12th में थोड़ा बहुत आपको याद हो तो कि एक पैलिंड्रोमिक डीएनए होता है। पैलिंड्रोमिक डीएनए का मतलब है डीएनए का वो खंड, यहाँ पे ऐसा खंड होगा, वहीं पर काटेगा जहां पर क्या हो, ऐसा सीक्वेंस हो जो उल्टा सीधा एक समान होता है। जैसे अगर यहाँ पर लिखा है AGC लिखा है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, AGCT। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। यानी अगर ये 5 से 3 की दिशा में AGCT है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 5 से 3 की दिशा में। ये इसका जस्ट पैरेलल हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। तो इस स्थिति का जो डीएनए होता है, जो उल्टा सीधा एक समान होता है, उसे क्या कहते हैं, पैलिंड्रोमिक डीएनए। इस पैलिंड्रोमिक डीएनए पर ही ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कट कर सकता है, और कहीं नहीं करता। वो फिर अपने काम आते हैं बायोटेक्नोलॉजी में आगे जाकर के। ठीक है, तो ये सारी चीजें समझना जरूरी है। तो इसलिए इस एंजाइम को, यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या, एक टाइप की प्रोटीन है। ये प्रोटीन कहाँ जाकर के रुकेगी, जहां पर ये पैलिंड्रोमिक कंडीशन होगी, वहीं तो जाके जुड़ेगी। तो वो सीक्वेंस जहां पर ये आकर के जुड़ी, उसको क्या बोल देंगे, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, या उसको बोल देंगे हम नियामक प्रोटीन। ठीक है, बाकी की कहानी कल।